social science today, I'm going to summarize the chapter federalism. Whenever you are having any exam, whenever you are having any unit test, summaries will always help you out to perform better. So that is why, first of all, I summarize the chapter, then I do it along with your NCERT. हमारा जो पहला चैप्टर था पावर शेयरिंग एंड क्लास 10 हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि जो रूलर्स होते हैं दे शेयर द पावर्स, वो पावर्स को यानी कि रूल करने का जो हमारे पास पावर है, अथॉरिटी है, उसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम अलग अलग लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन दैट, जिसमें हमने पहला पढ़ा था चेक्स एंड बैलेंसेस, जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स, हमारे जो लेजिस्लेटिव्स एंड जो हमारी जुडिशरी है, इनके पास पावर्स होते हैं। द सेकेंड वन इज जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि द गवर्नमेंट एट द सेंटर। राइट नाउ इन इंडिया इट इज द एनडीए रूल्ड बीजेपी। वो और जितने भी हमारे यूनिट्स हैं यानी कि स्टेट्स, उनमें जो रूल करते हैं यानी जो स्टेट गवर्नमेंट। एंड इन इंडिया हमारे पास एक लेवल और भी है जिसको हम बोलते हैं लोकल लेवल, यानी हमारा पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इन सबके पास भी अपने एरिया को रूल करने का पावर होता है, जिसको हम कहते हैं फेडरलिज्म, या हम इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है जहां आपका सेंटर जो है उसके पास ज्यादा पावर है, देन उसके नीचे आपके जो स्टेट्स होते हैं उनके पास थोड़े से पावर्स हैं, और स्टेट्स के अंडर ही आपके आ जाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या पंचायत, जिनके पास अपने थोड़े थोड़े पावर्स हैं। यानी सबसे ज्यादा पावर जो है दैट इज विद द सेंटर, एंड देन स्टेट्स के पास अपने एरियाज के लिए है, एंड जो आपके लोकल गवर्नमेंट है उनके पास अपने के लिए है। So that is why this is called as a vertical power sharing, जिसमें बड़े यूनिट को ज्यादा और बाकियों को कम मिलता है। This is called as a vertical power sharing. So now let us start with the chapter summary. What is federalism? यानी कि जहां हमारा सेंट्रल यानी जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो, एंड जो हमारे स्टेट्स एंड उससे नीचे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि हर कंट्री में इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हमारे यहाँ स्टेट्स बोला जाता है, इन स्विट्जरलैंड इट इज कॉल्ड एज कैंटन्स। तो हर कंट्री के अंदर इसका जो डेफिनेशन है वो अलग है। तो अलग अलग यूनिट्स में जो आपके पावर को डिवाइड किया है उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। इन सम कंट्रीज व्हाट हैपेंस इज, आपका जो सेंट्रल है यानी कि एक पूरी कंट्री है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही रूल कर रही है ऑन द एंटायर कंट्री। एक ही गवर्नमेंट, यूनिटरी, एंड उनके जो स्टेट्स हैं, वहां पर भी स्टेट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनके जो स्टेट्स हैं वहां पर भी जो रूलर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही है। यानी कि स्टेट्स के पास अपना कोई पावर नहीं होता। लाइक श्रीलंका, they don't have any powers, they are only subordinates to the central government। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नीचे रहते हैं, उनका अपना कोई पावर नहीं होता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है उसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने एरियाज में, और
ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, यानी द एंटायर कंट्री इज रूल्ड बाय ओनली वन सिंगल पार्टी, चाहे वो स्टेट कोई भी क्यों ना हो, पार्टी एक ही रहती। नाउ इन फेडरलिज्म the power is divided to different constituents, और इनका जो जुरिस्डिक्शन है आपके बुक में राइट साइड में नीचे दिया हुआ है। व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है वो एरिया जिसके ऊपर दे आर अलाउड टू मेक द लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इनके जो एरियाज है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से एरियाज पर लॉ बना सकता है या लॉ को हटा सकता है या उसमें चेंज ला सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सिमिलरली जो हमारे स्टेट्स हैं उनको कौन कौन से एरियाज के अंदर रूल बनाने का, रूल को चेंज करने का मतलब है, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो दैट इज कॉल्ड एज जुरिस्डिक्शन। तो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, आपके फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के आपके मेन फीचर्स क्या है? पहला, इन अ फेडरल गवर्नमेंट लाइक इन बेल्जियम, इन इंडिया, स्पेन, देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो वही सिटीजन्स। अब बीजेपी रूल कर रहा, उनको भी हम ही लोग हैं, हम ही सिटीजन्स हैं। और जिस स्टेट में हम रहते हैं, इफ वी आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश, तो जो हमारा सरकार है यानी कि योगी आदित्यनाथ, वो भी हमें ही कर रहा है। इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, वहां पर केजरीवाल की सरकार है, तो वो भी सिटीजन्स आप ही हो, लेकिन उसको रूल करने वाले दो हैं, एक सेंटर की तरफ से रूल करता है, दूसरा स्टेट की तरफ से, और दोनों के पास अपने अपने दायरे हैं। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अपना दायरा। एंड द सोर्सेस, यानी कि किस जगह से ये लोग जो है पैसा ले सकते हैं, थ्रू द टैक्सेस, इट इज ऑल्सो क्लियरली मेंशन। स्टेट कौन कौन से टैक्सेस ले सकता है, सेंटर कौन कौन से टैक्सेस ले सकता है, दिस इज ऑल्सो क्लियरली मेंशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, many times there are disputes between the state and the central। अभी भी हमारे दिल्ली के स्टेट के साथ, दिल्ली स्टेट और आपके यूनियन के साथ काफी झगड़े चल रहे हैं। तो उस मतलब की सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, दे कैन इंटरप्रेट एंड दे कैन सॉल्व द इश्यूज। तो फेडरलिज्म उसको कहते हैं जहां ये सारे फीचर्स होते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, दिस इज अ 1 मार्कर ऑल्सो एंड अ 2 मार्कर ऑल्सो। अब आपके पेपर में 2 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि फेडरलिज्म से ऐसे कौन से दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं? पहला, बिकॉज देयर इज अ सेंटर गवर्नमेंट, तो वो यूनिटी ऑफ द कंट्री को हेल्प करता है। हमारे देश को कोई बाहर का जो मतलब कि देश है, इट कैन नॉट अटैक, बिकॉज अटैक ऑन एनी वन स्टेट इज अटैक ऑन द एंटायर कंट्री। सेकेंडली, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने रीजन को रूल करते हैं। इससे वो जो रीजनल हमारे यहाँ डिफरेंसेस है, भाई वो पंजाबी है, ये बंगाली है, वो आपका गुजराती है, वो जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन आई विल शेयर द नोट्स विल सी डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। और इस वाले सेक्शन से आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि है तो फेडरल गवर्नमेंट ही, लेकिन इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? तो वेरी फर्स्ट इज, देर आर सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हैं कंप्लीटली,
जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका का जो यूएसए है, दिस कंप्राइजेस ऑफ 50 डिफरेंट स्टेट्स। और ये जो 50 डिफरेंट स्टेट्स हैं अमेरिका के, इन सब के पास अपने इंडिपेंडेंट रूल्स हैं, इंडिपेंडेंट अपने इनके पास राइट्स हैं। दे आर नॉट फोर्स्ड कि वो सेंटर की हर बात को माने, ये उनकी मर्जी होती है। दिस इज देयर ओन विश whether they want to abide to the center's decision or not. They have the complete power to rule on themselves. But वो खुद को एक बड़ा देश बनाने के लिए, खुद को बाहर के एलिमेंट से बचाने के लिए, they have formed into one big unit. जैसे यूएसए comprises of 50 different states. स्विट्जरलैंड कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट, आपके अगर आप स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ते हो, यू विल फाइंड वहां पर एक ऐसा एरिया जो कंप्लीटली फ्रेंच डोमिनेटेड है, एक ऐसा एरिया है जो कंप्लीटली डच डोमिनेटेड है, एक ऐसा एरिया है जो कंप्लीटली जर्मनी डोमिनेटेड। और वहां पर पता क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, हमारे वाला सिस्टम नहीं होता है। इन स्विट्जरलैंड मान लो हम 5 जने हैं, जिसको जितनी वोट मिला है उतने सीट्स पर उनको जो है पार्लियामेंट में उनको हक मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ एक पार्टी जो है दैट कम्स इन द पावर एंड अदर्स हैव टू सिट इन द ऑपोजिशन। वहां पर हर एक को पावर मिल जाता अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स दे हैव गॉट। तो इन स्विट्जरलैंड यू हैव द डचेस, यू हैव द जर्मन्स, यू हैव द फ्रेंच, अलग अलग तरीके के हैं। दे कैन रूल देमसेल्व्स आल्सो, बट दे फॉर्म इनटू वन सिंगल कंट्री कॉल्ड स्विस, सो दैट उनको कोई बाहर की कंट्री अटैक ना करे। तो द एग्जाम्पल्स ऑफ यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सबको हम कमिंग टूगेदर बोलते हैं, यानी कि ये अपने आप में सारे आजाद है, इंडिपेंडेंट है, बट दे हैव फॉर्म्ड इनटू वन बिगर यूनिट। द सेकेंड काइंड ऑफ फेडरेशन इज होल्डिंग टूगेदर, यानी कि एक कंट्री ही है, उसने जानबूझकर अपनी कंट्री के टुकड़े कर दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर है बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, किचन, तो उसी और पूरा एक घर बन जाता। सिमिलरली एक कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया है, सो दैट जो अलग अलग तरीके के लोग हैं वो मिलजुल के रह सके, एंड दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग टूगेदर, लाइक इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एक्सेट्रा। दोनों मतलब कि पॉसिबल है। नाउ अब आपके पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। एक आपके में आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, और दूसरा है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। ये 2 अलग क्वेश्चंस हैं, सेम आंसर्स नहीं लिखने। मतलब व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल वाले में आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्राइब द 3-fold पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, या व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, मतलब इंडिया को फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हम फेडरलिज्म को डे टू डे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ द वेरी फर्स्ट इज व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिससे कि हम बोल सकते हैं कि वी आर फेडरल। So the very first is, in India we have 3 tiers of government. The very first is the union government, which is responsible for the entire country, right from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Arunachal Pradesh. Second is the states जिनके पास अपने एरियाज, अपने रीजन को रूल करने का पावर है, एंड स्टेट्स के अंदर ही हमारे यहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं
कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाता है, तो जो लोकल गवर्नमेंट होता है यानी कि पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो फॉर्म किया जाता है जिससे कि आपके लोकल लेवल के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए. The second is the power has been distributed among union, state, concurrent and आपके residual. Union, state, concurrent and residual. यूनियन लिस्ट होता है आपका वो हर एक सब्जेक्ट, हर एक वो एरिया जिस पर रूल बनाना, रूल को खत्म करना, रूल को चेंज करना, द पावर इज ओनली विद द सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट. एंड दीज एरियाज, ये वो एरियाज है जो हमारे पूरी कंट्री के यूनिटी, हमारी पूरी कंट्री की सेफ्टी के लिए जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, देन आपका ट्रांसपोर्ट. अगर आप देखो तो हमारे पूरे भारत में सिमिलर आपका ट्रांसपोर्ट जाता है. गिविंग दैट आंसर. एंड आपने देखा हमारे पूरे इंडिया में एक ही करेंसी है, दैट इज रुपीज. वेदर यू आर लिविंग वेर एवर यू आर हैविंग, हमारा एक ही सिटीजनशिप है एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडियन सिटीजनशिप. इन यूएस यू हैव डुअल सिटीजनशिप, एक आप जिस स्टेट में रहते हो और एक आप कंट्री का. हमारे यहाँ वी डोंट हैव द डुअल सिटीजनशिप, वी हैव ओनली सिंगल सिटीजनशिप. आप चाहे दिल्ली में रहो, चेन्नई में रहो या कहीं पर भी रहो, आप इंडिया के कहलाते हो, वहां आपका डुअल होता है. एंड देन हमारे डिफेंस, वी आर हैविंग द 3 विंग्स, एयर है, वाटर मतलब कि नेवी है या आपका, तीनों जो है वो पूरे भारत के लिए एक है. इट इज नॉट सेपरेट फॉर द स्टेट्स. सेकेंड इज हमारे यहाँ पर, या सेकेंड है हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट. अब जो क्वेश्चन आपने पूछा आदित्य, दैट इज ऑल्सो द आंसर फॉर दिस, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोस एरियाज. अभी आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप देखोगे ऑल दोस एरियाज. जैसे एक स्टेट का स्टेट पुलिस जो है ना वो दोनों में आता है, एक्चुअल में यूनियन में आता है. आपके जो हायर लेवल होता है आईपीएस, आईएएस, इनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो यूनियन लिस्ट के थ्रू होता है, यूनियन यूपीएससी के थ्रू. लेकिन जो आपके लोकल पुलिस होती है वो जो है उनका अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. जैसे एसपी हो गया, आपके सूबेदार हो गया, ये लोग जब जो सारे होते हैं ये दे बिलोंग टू द स्टेट कैडर, यानी कि उस स्टेट के ही होते हैं. एंड देन एग्रीकल्चर, क्योंकि आपके राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम अलग है तो पंजाब में अलग है, तो उनके लिए जो रूल्स बनते हैं वो आपके हर स्टेट अपने हिसाब से बनाता है. इरिगेशन, इरिगेशन, इंडस्ट्री, बिजनेस. अब बिजनेस जो है आपके गुजरात में कॉटन की बिजनेस ज्यादा है, लेकिन अगर आप कहो कि भाई तमिलनाडु में क्या है तो वहां पर दूसरी चीज का बिजनेस है, पंजाब के अंदर दूसरी चीज का बिजनेस है, तो आपका कोलकाता में दूसरी चीज का बिजनेस है. तो जो आपका ट्रेड, इन पर जो रूल्स होती है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द यूनियन. यूनियन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल दोज डिसीजंस which will have the implication on the entire citizens of the country, not for a particular region. लेकिन जो स्टेट्स होते हैं वो अपने रीजन के लिए, अपने रीजन में जो भलाई, जो वेलफेयर के लिए दे कैन टेक द डिसीजंस दैट दे कैन टेक. एंड द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया ये. अब कुछ हमारे ऐसे लिस्ट हैं, लिस्ट का मतलब है कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें दोनों बनाते हैं अपना. अब आप देखो आप लोग सब सीबीएसई के हो, बट देर आर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू स्टेट बोर्ड्स आल्सो. मद्रास में स्टेट बोर्ड ज्यादा है, सीबीएसई कम है. तो ऐसा आपका हो सकता है. देन मैरिज, यस, मैरिज,
this will the programs of train is communication, so that comes under Aditya, that comes under सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा पूरा कम्युनिकेशन, हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो स्टेट्स में आते हैं, लाइक स्टेट के अपने बसेस हैं, लेकिन जो आपका रेलवेज है वो इंडियन रेलवेज कहलाता है, वो तमिलनाडु रेलवेज, पंजाब रेलवेज नहीं कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन रेलवेज। सो दिस इज द, तो जो भी आपके रैपिड ट्रेन हैं, बुलेट ट्रेन हैं, जो भी आपके शताब्दी और वॉट एवर जो आपके हैं, दे आर ऑल द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ कॉन्करेंट का मतलब है दोनों मिला हुआ। मैरिज, हमारे यहाँ मैरिज लॉ यूनियन का भी है, हमारे यहाँ मैरिज लॉ ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स का भी है, हमारे यहाँ अडॉप्शन यूनियन गवर्नमेंट का भी है, और हमारे यहाँ जो अडॉप्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, इन महाराष्ट्र इट इज वेरी इजी, इन हरियाणा इट इज वेरी इजी, यू कांट बिलीव, आप रातों रात जाकर भी कर सकते हो। तो ये जो मैरिज, अडॉप्शन, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, ये हमारे कॉन्करेंट है, मतलब दोनों इस पर अपने अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। बट अब कोई डिस्प्यूट हो गया, अडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोर्ट में केस चला गया, then the law which has been made by the center will be only applicable। अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया था ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पावर ज्यादा होता है, तो यही एक रीजन है। कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन होता है, वो आपका जो इफ इट इज conflicting, then if the rule is made by center, then center वाला ही अप्लाई होता है, राइट तो ये हमारे हैं थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन या थ्री टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज देर आर सम, ये पूरा अलग से राइट अ शॉर्ट नोट आता है, और ये मेरा नया नोट्स है तो इसमें मैंने नए वाले ऐड कर दिए हैं। There are some special powers to states. Not all the states in India, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आपके इस वाले चैप्टर में पुरानी वाले जो हमारा मैप है वो भी है, तो उस वक्त में वी डिड नॉट, ऑल द स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम पावर। मणिपुर जो है वो राजा के अंडर था, जूनागढ़ आपका राजा के अंडर था, ट्रावनकोर आपका राजा के अंडर था, जम्मू कश्मीर आपका राजा के अंडर था। तो कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए थे ड्यू टू सम हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर दिया गया था अंडर आर्टिकल 370। इसकी कहानी बहुत लंबी है। जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस वक्त में जो मणिपुर, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ट्रावनकोर, इनमें आपके जो है राजा लोग थे, एंड दे, ब्रिटिश ने ये बात कह दी थी कि जिसको जिसके साथ जाना है जाओ, आपको इंडिया के साथ रहना इंडिया के साथ रहो, आपको पाकिस्तान के साथ जाना पाकिस्तान के साथ जाओ, आपको इंडिपेंडेंट रहना आप इंडिपेंडेंट रहो। तो इनमें से जो ये वाले मतलब की जो एरियाज थे, कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ट्रावनकोर, इन्होंने जो है दे रिफ्यूज्ड टू जॉइन एनी ऑफ द कंट्री। बाद में जूनागढ़ में तो प्लेबिसाइट, एक ओपन वोट हुआ था, जूनागढ़ वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वहां एक ओपन वोट हुआ, वहां के लोगों ने हिंदुस्तान को वोट किया, तो दैट बिकेम पार्ट ऑफ गुजरात। निजाम की तो बहुत लंबी कहानी है हैदराबाद की, बट इन कश्मीर what happened is in 1948 Pakistan, it was an independent country, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान ने 1948 में अक्टूबर में कुछ हिस्सों को जो है दे ओवर पावर, जिसको आज भी हम PWO कहते हैं,
दैट इज आपका जो है पाकिस्तान, पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उस वक्त वहां का जो राजा था हरि सिंह, दे सॉट हेल्प फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाया गया और जो पार्ट बच गया था उसको हमने ले लिया, और तब से आज तक वो लड़ाई चलती जा रही है। तो उस वक्त में जो है जम्मू कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370 कुछ स्पेशल पावर्स मिले थे, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो कश्मीर में मकान नहीं खरीद सकते थे। आई रिपीट, नहीं खरीद सकते थे। एंड जो कश्मीरी थे दे कुड गेट स्पेशल बेनिफिट्स इन इंडियन, उनका अपना फ्लैग भी था और उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था। बट दिस एनडीए गवर्नमेंट रिमूव्ड इवो, मतलब कि इसको हटा दिया ऑन अगस्त 5, 2019, और जम्मू कश्मीर के दो हिस्से बन गए और वो अब दो यूनियन टेरिटरीज है। एक को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और दूसरे को कहते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। This is a 3 marker question. And then there are some special states like Manipur, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको कुछ स्पेशल पावर्स है बिकॉज दे आर द बॉर्डरिंग एरियाज। ठीक है, नाउ हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी छोटे छोटे से एरियाज हैं जो या तो जब हम आजाद हुए थे 1947 में वो हमारे पार्ट, हमारा हिस्सा नहीं थे, या फिर वो इतने छोटे हैं कि वो किसी भी स्टेट के साथ उनको अनेक्स नहीं कर पाते हैं। ऐसे जो एरियाज थे इनको नाम दिया गया यूनियन टेरिटरी। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी? यानी कि द टेरिटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल पावर दिए हैं इन एरियाज को रूल करने के लिए, और इसको एडमिनिस्टर करता है। ये वाला जो पॉइंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में आता है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय प्रेसिडेंट बाय अपॉइंटेड एडमिनिस्टर, कोई गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। पहले गोवा वाज आल्सो पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट बाद में गोवा जो है वो स्टेट बन गया। दमन दीयू आपका, मतलब इस तरफ आपके जो है गोवा दमन दीयू में पहले दमन और दीयू आपके हैं, वहां पर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है आपका, पुदुचेरी है आपका, चंडीगढ़ है आपका, देन आपका जम्मू कश्मीर का जो वो हिस्सा है, लद्दाख आपका है। एंड दिल्ली इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इवन दो इट इज अ यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट है, इसीलिए हम उसको गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी कहते हैं। ना वो पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी और ना वो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, बट स्टिल इन द 8 वीक, मतलब हम इन सबको लेते हैं, दीयू को लेते हैं, दमन एंड दीयू को लेते हैं, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को लेते हैं, पुदुचेरी को लेते हैं, चंडीगढ़ को लेते हैं, दिल्ली को लेते हैं, कश्मीर को लेते हैं, लद्दाख को लेते हैं। सो दे आर द यूनियन टेरिटरीज। नाउ कोई भी लड़ाई होती है रिगार्डिंग द पावर, देन इट हैज टू बी टेकन टू द कोर्ट, यानी कि जुडिशियल। तो दिस इज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। ये फीचर की वजह से हम इंडिया को भी फेडरल बोलते हैं, यानी कि ये एक यूनियन गवर्नमेंट है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एंड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे द लोकल गवर्नमेंट। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया भी आया हुआ है, और ये जो मैंने 3 सामने लिखे हुए हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर टू स्टेट, मतलब कि रिलेशनशिप, ये अलग अलग भी आया हुआ है। तो हम एक्चुअल में इसको कैसे प्रैक्टिस करा, हमने कैसे स्टार्ट किया? तो पहला,
इंडिया में 1947 में, इफ यू लुक इनटू द मैप दैट इज गिवन इन योर बुक ऑन द लेफ्ट साइड, आप देखोगे कि उस वक्त में हमारे देश को हम जम्मू कश्मीर, उसका नाम क्या, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसा हम नहीं बोलते थे। तब हम बोलते थे प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, जो हमने पढ़ा था इन 9th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हम उसको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस। और हमारे थे 8 प्रोविंसेस, यानी कि आपके थे उस वक्त में सिंध प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, राजपूताना प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, सेंट्रल यूनाइटेड प्रोविंस, कलकत्ता प्रोविंस, देन आपका तमिलनाडु प्रोविंस, ट्रैवनकोर, ऐसे करके। तो 1952 में 1952 में what happened in आंध्र प्रदेश, वहां पर क्या हुआ, एक मतलब कि देयर वाज अ मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट, एंड देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड पोट्टी सीताराम, ही वेंट ऑन स्ट्राइक और उनकी डेथ हो गई। और उनका था कि जो आपका सिंध प्रोविंस था उस वक्त में, सिंध का मतलब था अभी आपका कश्मीर, लद्दाख, पंजाब का कुछ एरिया, ये सारा सिंध कहलाता था। देन आपका पंजाब वाला प्रोविंस पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, इन सबको मिला के कहता था। देन मुंबई प्रोविंस आपका था, आपका विदर्भा, महाराष्ट्र, गुजरात, पार्ट ऑफ कर्नाटका, अभी जो हमारे कुछ पार्ट हैं कर्नाटका के, वो महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, ये सब मिलके बॉम्बे प्रोविंस कहलाता था। यूनाइटेड प्रोविंस में आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग ऐसे आते थे। देन आपका जो कलकत्ता था, उसमें उड़ीसा के कुछ एरियाज, कोलकाता के कुछ एरियाज, उस वक्त में जो, अभी तो वेस्ट बंगाल अलग है, उस वक्त में बांग्लादेश का जो एरिया, वो सब आता था। देन तमिलनाडु प्रोविंस के अंदर, मद्रास प्रोविंस बोलते थे उस वक्त में, उसके अंदर आपका आता था कर्नाटका का कुछ हिस्सा, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, आंध्रा का कुछ हिस्सा, केरला का कुछ हिस्सा, ये सब मिलकर बनता था मद्रास प्रोविंस। तो वहां लोगों ने जो है, दे ऑल स्टार्टेड an agitation, that is विशाल आंध्रा प्रोटेस्ट, एंड उसमें वो जो लीडर थे उनकी डेथ हो गई। Therefore, पहले 1952 में ही हमारा जो आंध्रा था उसको क्रिएट किया गया, बट देन व्हाट हैपेंड इज, एक कमीशन सेटअप किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये सेट किया गया इन 1952। एंड इस कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो पढ़े कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने जो है सारी कंट्रीज में सारे एरियाज को देखा, एंड दे सॉ दैट स्टेट्स लाइक आपका जो प्रोविंस था गुजरात, मतलब बॉम्बे वाला, वहां बॉम्बे में मतलब मुंबई वाले भी रहते थे, महाराष्ट्र भी रहते थे, विदर्भा भी रहता था, गुजरात भी रहता था, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह नहीं पाते थे। द सेम वॉज इन मद्रास प्रोविंस, द सेम वॉज इन राजपूताना प्रोविंस। और इसीलिए 1956 में एक एक्ट बना जिसके अकॉर्डिंग पहली बार इंडिया को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया। देन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, हमारी स्टेट्स हमारे डिवाइड हो गए, लाइक हमारा 22nd स्टेट सिक्किम था, एंड देन 29th स्टेट हमारा तेलंगाना था। और जैसे जैसे जरूरत पड़ी, वी हैड टू डिवाइड द स्टेट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज दे स्पीक, एंड सेकेंडली नॉट ऑल द स्टेट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे उत्तर प्रदेश में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपका पहले एक था, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आपका अलग हुआ, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर।
ये स्पेसिफिकली आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है. नॉट ऑल द स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. कुछ स्टेट्स को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर. और इस तरीके से आपके जो हमारे जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो दैट इज द लिंग्विस्टिक पॉलिसी, यानी कि डिवाइडिंग द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज और द कल्चर दे फॉलो. असम से आपके जो बाकी एरियाज है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है ये सब देवर कार्व्ड आउट ऑफ असम. This is because of the tradition or the culture. Secondly, in our country, हमारे यहाँ पर we speak more than 786 different dialects. मतलब बंगाली अगर आप बोलते हो तो उसी के अलग अलग रूप है, तमिल बोलते हो उसके अलग अलग रूप है, तेलुगु बोलते हो उसके अलग अलग रूप है. नाउ पहले इंडिया के अंदर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, जैसे आपके श्रीलंका में है सिन्हाला. बट इन इंडिया ओनली 40% पीपल स्पीक हिंदी, द रेस्ट हैव देयर ओन मदर टंग. कश्मीर में आपका कश्मीरी है, सिंध में आपका सिंधी है, पंजाब में पंजाबी है. सो पीपल वर वेरी अनहैप्पी जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया. Specifically in Tamil Nadu, there was a large protest by DMK, द्राविड़ मुन्नडी कच्छम करके, मतलब DMK वहां का उस वक्त में, they all protested that they should not be imposed with Hindi. और ब्रिटिश की वजह से हम सबको कॉमनली इंग्लिश आता था, और इसीलिए हिंदी एंड इंग्लिश को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं. आप लोगों को सबको एज पर योर 10th स्टैंडर्ड, अगर आपने संस्कृत बाय चांस ली है, मतलब कई बच्चे होते हैं जो संस्कृत लेते हैं, सो दे हैव टू पास हिंदी बी एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज. प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दिए हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपके बुक में इसकी पूरी लिस्ट है, मतलब. और पेपर में एक क्वेश्चन आता है जो लास्ट ईयर ऑल्सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड. टोटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है? 22. और एक क्वेश्चन आता है बिसाइड्स हिंदी कितने को करता है? तो 21, मतलब हिंदी के अलावा आपके असमीज, आपके जो भी हम मतलब कि बंगाली, मतलब बंगाली, हिंदी में आपका फिर भोजपुरी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, ये भी लैंग्वेज है. इनका मतलब ये है कि अगर आप इन स्टेट्स में रहते हो और आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस अपनी भाषा में लिखना चाहते हो, तो यू आर अलाउड. तो दिस इज द लैंग्वेज पॉलिसी. वी डोंट हैव एनी, मतलब कि हमारे भारत का जो है, वी हैव द ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट द नेशनल लैंग्वेज. थर्ड इज सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप. यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर भारत का जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट है वो है बीजेपी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, तमिलनाडु में डीएमके है. तो देन हाउ डू दे शेयर द पावर्स? दिस इज अ प्रूवन हिस्ट्री कि जो भी सेंटर में होता है उसके पास पावर ज्यादा होता है, तो वो कोशिश करता है कि स्टेट को जो है गिरा दे. स्टेट में अगर कोई और गवर्नमेंट है तो उसको लेग पुल करके गिरा दो, जिससे कि उनका पावर वहां हो जाए. When Congress was in 1970s में ऐसा एक मतलब कि था कि अगर आप राजस्थान से त्रिपुरा जा रहे हो तो ऐसा कोई स्टेट नहीं होता था जहां कांग्रेस रूल नहीं कर. आज बीजेपी है. आउट ऑफ 28 स्टेट्स, आई थिंक इन 22 स्टेट्स बीजेपी इज रूलिंग. बट इफ द रूलर इज समबडी एल्स, मतलब बीजेपी नहीं है, वो और कोई है, तो देन द जो रिलेशनशिप होता है नॉर्मली वो बहुत ही बिटर होता है. एंड दिस
used to be in our country, और इसके ऊपर आपके मतलब कि उसमें एक कार्टून भी है जो पेपर में आया हुआ है कि सेंटर चाहता है कि जहां पर भी उनका उनका गवर्नमेंट है उनके साथ तो वो शेयर करता है, लेकिन जहां दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं करते। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में हुआ टिल 1990। तब दो ही पार्टीज आपकी मेजर पार्टीज हुआ करती थी। बट देन एक ऐसा एरा आया, आई रिपीट, एक ऐसा एरा आया जिस एरा को हम बोलते हैं कोएलिशन एरा। दिस वाज इन 1990s, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। किसी को थोड़ा वोट मिला तो किसी को कुछ वोट मिला, मतलब हमें टोटल वोट्स चाहिए अराउंड, हमें 543 में से 2/3 चाहिए। तो किसी को 150 मिला, किसी को 170 मिला, तो nobody got the clear majority at that time when no party got a clear majority। तो अब या तो भाई दोबारा से इलेक्शन करो। अब दोबारा इलेक्शन करने पे भी अगर नहीं मिला तो क्या होगा, या फिर आप दूसरी पार्टी के साथ अपना हाथ मिला लो, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोएलिशन। मींस व्हेन नो पार्टी गेट्स, इलेक्शन हो गया और किसी भी पार्टी को प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिली जिससे कि वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। सो टू और मोर पार्टीज जो है वो हाथ मतलब कि मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते थे। आपकी बुक में इसकी फोटो भी बनी है, पेरिल्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट करके। तो लेकिन कोएलिशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि सब अपनी शर्तें लगाते थे। बाद में देयर वाज वन मोर अकोमोडेशन जिसको हम बोलते हैं अलायंस। अलायंस का मतलब क्या है पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएलिशन एंड अलायंस? अलायंस का मतलब है कि मेरी पार्टी है सबसे बड़ी, तो बहुत सारे जो रीजनल या छोटी पार्टीज होती हैं दे विल सपोर्ट मी, चाहे मुझे मेजोरिटी मिले या ना मिले वो मुझे ही सपोर्ट करेंगे। तो बाय चांस मुझे मेजोरिटी नहीं मिलती है तो जो इन लोगों के वोट्स हैं उन्हें काउंट करके मैं अपना गवर्नमेंट बना सकती हूँ। And in our country right now we have two major alliances. One is NDA, that is आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एंड दूसरा है आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस का है। और जो एनडीए है वो आपका बीजेपी का है, एंड जो यूपीए है वो कांग्रेस का। यानी कि जो बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है, और जो बाकी छोटी छोटी पार्टीज या रीजनल पार्टीज है जो पहले यूनियन गवर्नमेंट में कभी हिस्सा नहीं लेती थी, नाउ दे आल्सो सपोर्ट। एंड जो यूपीए है कांग्रेस उनका बड़ी पार्टी है, एंड जो पार्टीज उनको सपोर्ट करती हैं दे आर अंडर यूपीए। द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राइट नाउ बीजेपी, एंड यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो अब वी हैव द अलायंस सिस्टम इंस्टेड ऑफ कोएलिशन। कोएलिशन में रिजल्ट के बाद हाथ मिलाते हैं, अलायंस में पहले ही आपका जो है उनका गठबंधन हो जाता है। दिस इज द वे हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया। अगर आपको याद हो हाउ इज पावर शेयर्ड, तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये है। So they share their powers and they try to form a government. Last but not the least, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन आवर कंट्री हमारे यहाँ पर एक है सेंट्रल गवर्नमेंट विच रूल्स द एंटायर इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल। दूसरे हैं हमारे स्टेट्स, जैसे पंजाब का अपना एक स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी का अपना है, राजस्थान का अपना है। नाउ पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं कि जो आपके सबसे लोएस्ट लेवल है, दोज हु आर लिविंग इन द यू नो यूनिट्स, जैसे विलेजेस में, वहां तक हर जो आपके बेनिफिट्स हैं वो नहीं पहुंचाई जा सकती। देयरफॉर
in 1992, ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं, these are all very 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 important. In 1992, the constitution was amended, and this amendment was 73rd and 74th. ये बुक में नहीं है लेकिन पेपर में आया हुआ है. 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो रूरल एरियाज है वहां पर एक लोकल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं बाय द लोकल पीपल, जिसको बोलते हैं पंचायत. एंड इन द अर्बन यानी कि शहरी सिटीज में आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं जिनको बोलेंगे म्युनिसिपल. इन चाहे आपका पंचायत हो या म्युनिसिपल हो, जब वहां पर उनके लिए भी इलेक्शंस मैंडेटरी हैं. मतलब उनका इलेक्शन भी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन 5 साल में एक बार होता, आपका चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो आपका प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है. लोकल गवर्नमेंट में आपका जो लोकल रूलर है वो चेंज हो जाता है. तो इलेक्शंस आर मैंडेटरी, और जिस स्टेट में वो इलेक्शन है उस स्टेट का इलेक्शन कमीशन उसको कंडक्ट करता है. द सीट्स आर रिजर्व्ड 1/3 फॉर विमेन. ये इसकी खासियत है. यू विल नॉट, मतलब ना ही स्टेट, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो सीट्स हैं दे आर नॉट रिजर्व फॉर विमेन इन स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट. वहां तो सबके लिए ओपन है, लेकिन आपके जो लोकल गवर्नमेंट है वहां अगर 6 सीट्स हैं तो उसमें से 2 सीट्स जो हैं वो विमेन को ही जाएंगी और कोई नहीं उसमें खड़ा हो सकता. तभी आपके जो पंचायत के हेड होते हैं, सरपंच, वो लेडीज भी होती हैं. एंड देन जो पावर्स हैं, जो रेवेन्यूज है, यानी कि जो पैसा है, वो सेंटर और स्टेट दोनों उनके साथ शेयर करता है ताकि वो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. हमारे यहाँ पर पंचायत जो है वो नया नहीं है. हमारे यहाँ पंचायत तब भी था जब हमारे यहाँ पर कोई राज नहीं था. बट उस वक्त में इट वॉज नॉट अंडर एनी गवर्नमेंट. वो सिर्फ ऐसा होता था कि गांव के जो लोग होते थे वो बड़े लोगों को मुखिया बोलते थे और उनको मिलाकर वो लोग एक पंचायत बना देते थे. बट it was formalized as panchayat system under 73rd amendment of constitution. अब आपके पेपर में आता है व्हाट इज पंचायत सिस्टम. तो लेट अस कम, यहां से स्टार्ट होता है आपका. पंचायत का मतलब होता है आपका, मान लो आप एक गांव में रहते हो, आपका गांव बड़ा है. हो सकता है कि आपके आसपास में जो गांव वो छोटे छोटे गांव हो जहां लोग कम रहते हो, 25 फैमिली, 50 फैमिली. देर इज अ, मतलब इसके लिए एक स्पेसिफिक मार्केशन है कि किसको हम गांव का डेफिनेशन देते हैं. 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं तो हम शहर का देते हैं. तो कुछ आपके या तो विलेज, एक विलेज, या हो सकता है छोटे छोटे मिलकर ग्रुप ऑफ विलेज मिलते हैं, और वहां पर जितने भी 18 साल से बड़े लोग हैं, दे ऑल हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, गांव की सभा. और जो गांव की सभा होती है उसका हेड होता, मतलब वो ग्राम पंचायत कहलाता है, और उसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच. वो एक गांव का एक सरपंच भी हो सकता है और 5-6 गांव का मिलकर भी एक सरपंच हो सकता है. दैट डिपेंड्स कि कितने एरिया में गांव है. नाउ एक जैसे कई ग्राम पंचायत आसपास के मिलकर बनाते हैं समिति या मंडल. एंड जितने भी पंचायत के मेंबर्स हैं, मतलब मेरे गांव के, आपके गांव के, उसके गांव के, हम सब मिलकर मंडल या समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनको चूज करते हैं. और ये सारे के सारे समिति मंडल ये सब मिलकर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करते हैं जिनको हम कहते हैं जिला, डिस्ट्रिक्ट. और इसका हेड होता है जिला परिषद. इसमें आपके एमपीज एमएलए भी मेंबर बन जाते हैं. यानी कि सबसे छोटा यूनिट है गांव. गांव से आपका बनता है ब्लॉक या समिति, और उससे आपके बनते हैं जिला. जैसे अगर आप कहते हो आप शादरा जिला में हो, ऐसे तो शादरा इज सिटी बट मैं जनरल बता रही हूँ. तो शादरा के अंदर आपके छोटे छोटे जो हिस्से हैं वो गांव है.
उस गांव के अंदर छोटे छोटे हिस्से आपके छोटे पंचायत हो, छोटा पंचायत, फिर उससे बड़ा मंडल, फिर उससे बड़ा आपका जिला। जिला कंप्राइजेस ऑफ मेनी समिति, मंडल, पंचायत टुगेदर। ये हमारा पंचायत सिस्टम है। इन द अर्बन यानी कि सिटीज के अंदर क्या मतलब की है, जैसे आप दिल्ली में रहते हो, कोई लोग मुंबई में रहते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। किसी किसी जगह इनको म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं, जो छोटे होते हैं, एंड बड़ी जगहों पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको म्युनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर, जो बड़ा होता है। आपके जो सिटी है जैसे दिल्ली है, उसको 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अभी तो हमारा 3 हिस्सों में है, क्योंकि ईस्ट और साउथ एक साथ हो चुका है। लेकिन नॉर्मली हम उसको ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, बॉम्बे के अंदर आप जाओगे तो बीएमसी मतलब बॉम्बे मुंबई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, उसके अंदर आपके अलग अलग है। जैसे इन पुणे, आर सीन पुणे, चिंचवाड़, ऐसे करके अलग अलग है। तो अलग अलग सिटी को ही अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसका एक हेड होता है जो वहां पर सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत मतलब कि उसमें होता है वाटर, इन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सैनिटेशन, इन सबको देखता है, वो होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। एमसीडी बोलते हैं हम दिल्ली के अंदर। तो दिस इज हाउ छोटे लेवल पर म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायत, स्टेट लेवल पर आपका स्टेट गवर्नमेंट, एंड आपका ओवरऑल इंडिया के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बनता है फेडरल गवर्नमेंट। बट हमारे लोकल गवर्नमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट इज, इनके इलेक्शंस नॉर्मली रेगुलर नहीं होते, स्पेसिफिकली इन द पंचायत। एंड स्टेट गवर्नमेंट कई बार जो है उनको पैसा नहीं देते हैं। एंड बट फिर भी एक अच्छी चीज क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, लोकल गवर्नमेंट हमारा पहला गवर्नमेंट है जहां कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आई कैन पार्टिसिपेट एज रमा, आई डोंट नीड टू बिकम द मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। एनी पर्सन हु इज 25 years अबाउ जो कंटेस्ट करना चाहता है वो कंटेस्ट कर सकता है। तो मोर पार्टिसिपेशन इज देयर। और सबसे बड़ी बात क्या है, मोर विमेन पार्टिसिपेशन इज देयर। विमेन के अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमारे इनके लिए भी है। तो कोई भी अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है, ही कैन बी अ शेड्यूल कास्ट। पंचायत की जो मतलब की सरपंच है वो एक विमेन भी हो सकती है। तो वी हैव और दे आर बेटर पार्टिसिपेशन होती है, तो दे आर एबल टू फाइंड द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स एट द ग्राउंड लेवल। सेंटर के लेवल में, गवर्नमेंट के लेवल में, मतलब कि यूनियन के लेवल में हमारा यूनियन गवर्नमेंट निकालता है, जैसे इंडिया को किस कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे रखने चाहिए, ये यूनियन गवर्नमेंट तय करता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को डील करता है, एंड लोकल गवर्नमेंट अपने लोकल एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करता है। सो दैट इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। So this is the entire chapter federalism, which is actually very important as per the boards. इसके अंदर जो questions आते हैं वो एक तो है, what is federalism, what are dual objectives of federalism, what are the features of federalism, difference between coming together and holding together federalism, then what makes India federal, यानी कि जो हमारा system है 3 tier का, center, state and local, and then what are the special powers given to some of the states, then how is federalism practiced in India, linguistic states, language, center to state policy, then decentralization का मतलब होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर को नीचे, हमसे जो नीचे है उनको हम दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर ने अपने कुछ पावर्स स्टेट को दिए हैं, स्टेट ने अपने कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दिए।
In our country, we have two kinds of local government. The people living in rural areas, unko hum panchayati system bolte hain, and in the urban we call it as municipal corporation. The head of Zilla is Zilla Parishad, of Panchayat is Sarpanch, and for the municipal corporation it is Mayor. ये बड़े important one marker questions हैं आपके paper. So that is the entire chapter what we call as federalism.